Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. यस स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम अपना कोई भी चैप्टर करते हैं एंड उस चैप्टर को एंड करते हैं, हम उसकी कुछ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हुए वो स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास होती हैं कॉन्क्लूजन पूरे चैप्टर का। तो उन स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इससे हमें एक तो हम रिकॉल कर लेते हैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है कि अगर कोई चीज़ हमें गलत बताई जाए हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। हम लाइन को डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन जो है हमारे पास एक है स्ट्रेट पाथ जिसमें कोई भी बेंड नहीं होता। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि लाइन के दोनों साइड्स पे हम राइट करते हैं एरोज। वो एरोज ये शो कर रहे हैं कि हम जितना चाहें लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो जब भी हमारे पास एरोज होते हैं हम एरोज को कभी भी एंड पॉइंट नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या गिवन है? अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हमने यहाँ पे क्या मार्क करना है? हमने यहाँ मार्क करना है फॉल्स। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट हमने क्या पढ़ा था? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है। लाइन का हम एक टुकड़ा साइड पे कर देते हैं। ऐसा टुकड़ा हम करते हैं साइड पे जिसके ना राइट साइड पे ना ही लेफ्ट साइड पे होता है कोई एरो। तो जब कोई एरो नहीं होता तो ऑब्वियसली वो हम वहाँ पे राइट कर देते हैं डॉट या सर्कल। वो शो कर रहा है एंड पॉइंट्स को। तब भी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है एक एंड पॉइंट नहीं होता। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट? टू एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट। तो ये भी है फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हमें पता है कि लाइन सेगमेंट के वन नहीं टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ये स्टूडेंट हमने देखा था कि हम किस तरीके से ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या ट्रायंगल बनते हैं। तो हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो हमने जब इनको डिस्कस किया था हमने देखा था कि कोलिनियर पॉइंट्स नहीं थे। जो पॉइंट्स हमने 3 लिए थे वो 3 पॉइंट स्टूडेंट थे हमारे पास नॉन कोलिनियर। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को कर देंगे मेंशन कि यहाँ पे क्योंकि कहा गया है कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स से मिलके कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे? Each side of a triangle has two collinear vertices। अब स्टूडेंट इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो एक हमारे पास होती है बेस हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट से। तो जब हम एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट का भी हमने डिस्कस किया कि टू एंड पॉइंट्स होते हैं। तो दोनों पॉइंट्स हैं एक ही लाइन के ऊपर। तो हम अगर एक साइड की बात करें किसी भी तीनों में से, तो जो दो वर्टिसेस हमें नजर आएंगे वो बेसिकली होंगे आपस में कोलिनियर। तो यहाँ पे यही कहा गया है ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू कोलिनियर वर्टिसेस। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। जिस तरह हमने भी बात ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली की थी, हम सेम बात अब करने लगे हैं रेक्टेंगल के लिहाज से। तो स्टूडेंट यहाँ पे रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली भी यही बात ही की गई है कि अगर हम कोई भी साइड लें तो हम देखते हैं कि कोई भी साइड, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो हो रेक्टेंगल, बनती है 2 एंड पॉइंट की मदद से, जो कि होती है एक पूरी लाइन सेगमेंट। तो अगर पूरी हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो उस पे हैं 2 एंड पॉइंट्स। तो 2 एंड पॉइंट्स हम कोई भी साइड लें रेक्टेंगल की 4 में से, वो दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। यहाँ यही बात कही गई है। तो ये स्टेटमेंट भी है हमारे पास ट्रू। Next statement is all the points that lie on the x-axis are collinear। अब हमें पता है स्टूडेंट
हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन को अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी हम उसे कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन थी उससे कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि हम जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आए तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर की डेफिनेशन स्टूडेंट हमने यही अंडरस्टैंड की थी, ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई करें वो क्या होते हैं, वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसलिए सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे वो होंगे कोलिनियर, और ये स्टेटमेंट है ट्रू। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज origin is the only point collinear with the points of both the axes separately। अब ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारे पास दोनों एक्सिस हैं, मतलब कौन से दोनों की बात की जा रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओरिजिन क्या है हमारे पास, वो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे लाई करता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन है, इसलिए वो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर भी है और वो हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो वो सिर्फ वाहिद एक ही पॉइंट है जो कि हम कह रहे हैं कि दोनों के लिहाज से है कोलिनियर, अगर हम सेपरेटली उस चीज़ को लेकर चलें तो। ट्रू फॉल्स को स्टूडेंट हम कर चुके हैं डिस्कस, अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज को डिस्कस। तो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1। तो बेसिकली ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये है हमारे पास दूसरा पॉइंट। तो हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, दोनों का ही हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स में देखेंगे हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू क्या है, उसको करेंगे इसमें इंसर्ट और देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। सो वी कैन सी हियर दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपको सॉल्व करके ऑप्शंस फाइंड करना आता होगा तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन भूल भी जाएं तो आप उसको सॉल्व करके मार्क कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो हमें पता है 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है, यहाँ पे भी 1 स्क्वायर आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा 1। तो बेसिकली आ जाएगा √2। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लुक एट द सेकेंड MCQs, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब हम यहाँ पे जो पॉइंट्स ले रहे हैं स्टूडेंट उसको देखेंगे। अब हम डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 0 एंड 0 1। अब इसमें ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये क्या है स्टूडेंट, ये है y2। तो इसके अकॉर्डिंगली भी हम डिस्टेंस फार्मूला को करेंगे यूज़ और वैल्यूज़ को कर लेंगे फाइंड। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से मैं अगर y की वैल्यू को भी करूँ इंसर्ट 1 - 0 होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास 1 की आ जाएगी, 1 का बेसिकली साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव भी हो जाएगा पॉजिटिव, और हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और 1 की कोई भी पावर हो 1 होती है, फिर 1 की कोई भी पावर हो 1 होती है, तो यहाँ पे भी आंसर है √2। तो √2 है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। अब थर्ड MCQs को देखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2, 2 and 0, 0. It means this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2। लेकिन स्टूडेंट हमने यहाँ पे बात की है मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। हमने आर के अकॉर्डिंगली उसको किया था डिस्कस। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे फॉर्मूला मेंशन और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने देखा था स्टूडेंट आर, हमने कहा था कि अगर मिड पॉइंट है और एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो एक्स वाई की जो हमने वैल्यूज़ थी किस तरीके से ली थी, x1 + x2/2 और ये आ जाएगा y1 + y2/2। तो अगर सिर्फ मैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखूँ तो x और y में आ जाएगा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब मैं वैल्यूज़ कर दूँगी इसमें इंसर्ट और देखूँगी फाइनली मेरे पास क्या आंसर आता है। इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा
2 + 0/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 + 0/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/2, 2/2 और इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 1/1, 1/1। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1,1। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है 1,1 वो है बेसिकली ए। इसको हम इस तरीके से कर देंगे यहाँ पर मार्क। अब फोर्थ एमसीक्यूज में भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। यहाँ पे मिड पॉइंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे देखेंगे स्टूडेंट। हमने इन दोनों को कर दिया ऐड, जिस तरह कि हम देख सकते हैं, फिर कर दिया 2 पे डिवाइड। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, इसको ऐड करूंगी इसके साथ तो ये हो जाएगा 0 और इसको जब ऐड करूंगी इसके साथ ये भी हो जाएगा 0। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास न्यूमरेटर में अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, अगर फ्रैक्शन में ऊपर जो हम लिखते हैं वो न्यूमरेटर होता है, नीचे जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ इस सिचुएशन में हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 0। तो जब भी न्यूमरेटर 0 हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल होती है 0 के। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे 0। तो 0 0 ऑप्शन है हमारे पास सी। ओके, फिफ्थ वन इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी साइड्स हों इक्वल, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट वी कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। इक्वल होंगी तो हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। ओके, अब जरा स्टूडेंट 7th एमसीक्यूज को देखें। द पॉइंट्स पी क्यू आर आर द कोलिनियर। अब हम यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी और उससे हमने देखा था एक रिजल्ट, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और देखें कौन सा रिजल्ट उनमें से एक है। तो फर्स्ट देखें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास पी क्यू का डिस्टेंस, उसको मैं प्लस कर दूं क्यू आर के डिस्टेंस के साथ, तो वो इक्वल होगा पी आर के डिस्टेंस के। मतलब ये डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी एंड आर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है, तो मैंने इसको कर दिया है मार्क। नाउ लुक एट द 8th एमसीक्यूज। 8th एमसीक्यूज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? 8th एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं और उनका देखेंगे कि डिस्टेंस हम किस तरीके लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला को ही, जो फार्मूला है उसको करने जा रहे हैं रिकॉल। अगर इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी ए। अब बाकी करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ पे जो साइन होता है दोनों के दरमियान वो होता है पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 9th one is a triangle having 2 sides equal is called isosceles triangle। तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पे हमने 3 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं अभी तक ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद देखते हैं, हम बात करने लगे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम उससे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसी तरह यही उन्होंने पूछा है कि कौन सा एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वो है हमारे पास बी, 90 डिग्री। ओके, look at the 11th one. In a right angle triangle ABC where the angle ACB is 90 degree, हमें बताएंगे कौन सी कंडीशन यहाँ पे होगी सेटिस्फाई। तो बेसिकली हम कौन सी कंडीशन को यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, या उसका हम फॉर्मूला देखेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है करेक्ट। अब बी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव साइन दोनों के दरमियान में, तो नेगेटिव साइन पाइथागोरस थ्योरम में हम स्टडी नहीं करते हुए आए हैं। तो अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली भी कि वो ऑप्शन हमारे पास क्यों जो हैं करेक्ट नहीं हैं। लुक एट हियर सी एंड डी। अब सी और डी में देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया है ग्रेटर और यहाँ पे भी आ गया है ग्रेटर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ गई है इनइक्वालिटी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में इनइक्वालिटी की तो बात की नहीं थी, हमने बात इक्वालिटी मतलब इक्वल साइन की थी, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इफ अब हमारे पास जो है 12 MCQs हम उसको करने जा रहे हैं। रीड, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से ए बी, ओके, अब मैं कह रही हूं कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है M। M अगर मिड पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जो है हमारे पास वो इक्वल होगा इस डिस्टेंस के।
तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो इस बात को कर रही है फुलफिल, वो है ऑप्शन ए। ओके, नाउ लुक एट 13 इन अ ट्रायंगल ABC इफ द लाइन सेगमेंट AB, the line segment BC and the line segment CA equal, then the triangle will be। बेसिकली ये जो हम साइड्स देख रहे हैं ये हैं साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स हैं और क्या हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हमें पता है वो कौन सा ट्रायंगल है स्टूडेंट जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। If 3 or more than 3 points lie on the same line, then the points are called। अगर तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन पर लाई करें तो हमें पता है कि वो कौन से पॉइंट होते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो हमारे पास कौन सी ऐसी है चीज़ जिसके हमारे 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्या वो लाइन है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि लाइन का हमें पता है दोनों साइड पे होते हैं इस तरीके से एरो, तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो अब देखते हैं बी ऑप्शन को, वो है लाइन सेगमेंट। यस, लाइन सेगमेंट के होते हैं 2 एंड पॉइंट्स, इसको हम करेंगे यहाँ पर मार्क। ओके, अब रे के स्टूडेंट इसलिए नहीं होते, रे का एक एंड पॉइंट होता है और ट्रायंगल तो वैसे ही हमारे पास एक क्लोज फिगर है। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश मिड पॉइंट। अब हमेशा याद रखें, हम इस चीज़ को डिस्कस भी करते हुए आए हैं और हमने देखा भी है कि हम अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट के हमेशा एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कर देंगे मार्क। ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज़ डैश कोलिनियर वर्टिसेस। तो अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक ट्राइंगल कर दूँ ड्रॉ, तो हम बेसिकली देखेंगे कि हम किस चीज़ को यहाँ पे करने जा रहे हैं एक्सप्लेन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 1 2 3 वर्टिसेस हैं। अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो इस साइड के अकॉर्डिंगली भी मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि हैं कोलिनियर। यहाँ पे भी 2 मिल रहे हैं और यहाँ पर भी मिल रहे हैं 2। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है 2, कि हमारे पास 2 कोलिनियर बेसिकली पॉइंट्स आ जाते हैं जब भी हम ट्राइंगल की किसी एक साइड को देखते हैं। अ ट्राइंगल इज फाउंड बाय डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ट्राइंगल कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से मिलकर बनता है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही सब ले रहे हैं, तो वो एक ही लाइन है। जिस तरीके से मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ करूं तो मैं देख सकती हूं कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये शो कर रही है एक्स एक्सिस को, तो स्टूडेंट, और ये हमारे पास शो करेगी इस तरीके से वाई एक्सिस को समहाउ। तो दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई बेसिकली। तो अगर मैं इसके ऊपर ले लेती हूँ पॉइंट तो वो कोलिनियर होंगे, और इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर ले लेती हूँ डिफरेंट पॉइंट्स तो वो भी होंगे आपस में कोलिनियर। तो यही पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन भी कोलिनियर ही है, इसका ऑप्शन भी कोलिनियर ही है। रीज़न क्या है? रीज़न एक में पूछा गया है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली और दूसरे में पूछा गया है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली। आई होप कि हमने जो ये एमसीक्यूज किए हैं और जो हमने ट्रू फॉल्स में अपने कॉन्सेप्ट्स को किया है रिकॉल, आपको क्लियर हो चुका है। आज हमने स्टूडेंट इस अपने जो चैप्टर है इसको कर दिया है वाइंड अप। ये स्टूडेंट, आज हमने एमसीक्यूज हमने देखा कि हमने मार्क किए कि हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और हमने डिस्कस किए थे कुछ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रू एंड फॉल्स। आई होप कि इस चैप्टर में जो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिन फिगर्स के बारे में बात की, या हमने जो ज्योमेट्रिकल हमने फार्मूलाज पढ़े, मिड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने का, वो सब चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो चुकी हैं।